यूज करनी पड़ती हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इन द क्लास। मैं ज़रा सा रिकैप कर दूं आपके सामने। और वो रिकैप जो है वो कुछ इस तरह से था कि हमने ये स्ट्रक्चर देखा था। ये स्ट्रक्चर होता है जो कि हम पढ़ रहे थे क्लास में कि जी जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो सबसे लोअर लेवल होता है जिसको हम ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, उसके बाद एक मिडिल या टैक्टिकल लेवल होता है, इसको हम कहते हैं, आप अगर आपको याद है तो किसी को याद है क्या कहते थे? ठीक है, दिस वाज ऑपरेशनल लेवल, दिस वाज मिडिल लेवल, कौन सा था? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि KMS जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है और ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन एसेट होती है उसको एक्सप्लिसिट यानी उसको अवेलेबल करने का काम KMS के थ्रू करते हैं। ठीक है, OAS कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो जनरल सिस्टम्स होते हैं और ऑफिस में जो डेली ऑफिस वर्क्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे सिस्टम्स जिनको हम इस्तेमाल करके ऑफिस की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स हो गए, जैसे स्प्रेडशीट सॉल्यूशंस हो गए, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए। इस तरह के सिस्टम्स जो कि ऑफिस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और ऑफिस के जो रूटीन वर्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे कैटेगराइज होते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स में। क्लियर है ये बात? तो ये नॉलेज लेवल है जहाँ पे नॉलेज और डेटा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बेटा मुझे जवाब दे दो ना, यहाँ तक क्लियर है तो जवाब कह के, मैं ये चैट नहीं पढ़ रहा होता बार बार। सर क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं हम MIS की तरफ। MIS आपको पता है, हमने पहले भी बात की थी कि जी MIS जो है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बट अ सिस्टम दैट ऑपरेट्स एट द मैनेजमेंट लेवल, एट द मिडिल मैनेजमेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं टैक्टिकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो डेटा होता है TPS से जो डेटा आ रहा होता है, ऑब्वियसली ये जो सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये जो सारा डेटा आ रहा होता है, ये डेटा जो है वो TPS स्टोर करता है। ठीक है, और अब ऑब्वियसली सिर्फ स्टोर करने का तो काम नहीं होना चाहिए ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई सिस्टम है तो ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा डेटा हमें इस्तेमाल करना होता है किसी ना किसी तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए। तो TPS से जो डेटा आता है, MIS उसको डेटा को लेता है और उस डेटा की बेसिस पे क्या करता है, समराइज्ड रिपोर्ट्स क्रिएट करता है। क्या करता है? समराइज रिपोर्ट क्रिएट करता है सर। समराइज्ड रिपोर्ट्स क्रिएट करता है, यानी समराइज्ड रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा दैट वाज अवेलेबल थ्रू TPS टू MIS. What MIS does is take that data as input and creates summarized reports of that data. For example, अगर एक बैंक में किसी बैंक में ATM की रिपोर्ट निकालनी हो भाई, और मैनेजर ये कहे कि भाई मुझे डेटा बताएं ATM में क्या डेटा रहा, तो वो डेटा ऑब्वियसली उसको एक हर ट्रांजैक्शन की फॉर्म में भी मिल सकता है कि ये ट्रांजैक्शंस हैं और ये रहा सारा डेटा ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेकिन वो डेटा होगा बहुत हेवी और वो बहुत ज़्यादा डेटा होगा। बट ऑब्वियसली मैनेजर को इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कौन से ATM पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उसको वो डेटा एक समराइज्ड फॉर्म में जब मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर उसको ये डेटा इस तरह से फॉर्म में मिले, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। अगर उसको डेटा इस फॉर्म में मिले और उसको बताया जाए कि जी ये है स्टेटस ऑफ ATM विड्रॉल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक, उसने कहा जी एक ATM A है, एक B है, एक C है और एक D है।
तो शायद मैंने क्लास में पहले ये बात की है या मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा। अब आपके पास ये एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा आ गया ना, विजुअल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया। अब मैनेजर के लिए ज्यादा आसान है ना, उसे ये पता है कि कौन से एटीएम पे फोकस करना है, कौन से एटीएम पे फोकस करना है। वैसे कोई बताएगा कौन से एटीएम पे फोकस करना है? डी पे? नहीं भाई, डी पे नहीं। डी पे क्यों वैसे फोकस करना चाहिए? लोड ज्यादा है। वेरी गुड, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जी डी पे लोड ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं। कोई कह सकता है डी पे फोकस करें, कोई ये कह सकता है सी पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो रही हैं इसलिए सी पे फोकस करें। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द बैंक, depending on the areas on which the bank wants to focus on, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एटीएम मशीन पे फोकस करना है। क्लियर है ये बात? अच्छा, मैंने क्लास में भी एक एग्जांपल ये दी थी कि अब ये तो एक डायमेंशन थी ना डेटा की, मैं इसमें एक डायमेंशन और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से ये था डेटा ABCD, जो डेटा आपके सामने प्लॉट हुआ हुआ है, ये डेटा था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि जी मैं इस पे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस डाल देता हूँ। बात समझे? अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस डाल देता हूं, यानी मैं ये कहता हूं कि जी अभी तक तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी, अब मैं ये बीच में एक ग्राफ बना रहा हूं, ये क्या है? अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जितनी ट्रांजैक्शन हुई उनका अमाउंट ये है। अब किस पे फोकस करना चाहिए? सर वही फिर प्रेफरेंस की बात है कि किस लिए डेटा निकाला है उसी पे फोकस करेंगे उस हिसाब से। Exactly, but again you see what has happened here, as we have added on another dimension of data, the entire situation has changed. ठीक है, and that is why we say that data plays a very important role when it comes to decision making। और आपको याद होगा हमने जब पहली क्लास में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस किया था, we said कि जी इंफॉर्मेशन helps management take better decisions। ठीक है, the better the information is, the quality of decision gets better। अब ये जो दो डायमेंशंस आपने ऐड कर लिए, ऑब्वियसली दैट वुड मेक अ डिफरेंट सेंस ऑफ दिस डेटा नाउ, एंड बैंक और एनीवन मेकिंग अ डिसीजन, ऑब्वियसली मैनेजमेंट लेवल पे MIS जिस सिस्टम को यूज कर रहा है, कोई मिडिल मैनेजर ही डिसीजन लेगा। तो जिस तरह से डेटा अवेलेबल होता चला जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती चली जाएगी। दैट इज व्हाट MIS does, it presents summarized view of whatever data is available so that managers can make better decisions। ये क्लियर है बात? सर जी सर मुझे पूछना था कि टीपीएस का काम क्या है, वो सिर्फ डेटा स्टोर करता है? जी बशारत, टीपीएस का जो काम है ना वो सिर्फ डेटा को स्टोर करना है, नथिंग एल्स। टीपीएस पे हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है? कौन सी होती है? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड सर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है कि भाई एक बिल्कुल सीधा साधा सा, जैसे बैंक ड्राफ्ट बनना है, जैसे कोई चेक को कैश करना है, जैसे कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको पॉइंट्स बता देने, ये सारी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। बाकी टीपीएस का काम सिर्फ डेटा को स्टोर करना है, नथिंग एल्स। लेकिन जहां किसी तरह की रिलेटिव डिसीजन मेकिंग की बात आती है, वो टीपीएस का काम नहीं है। स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग हाँ वो टीपीएस का काम है। क्लियर हुई बात? यस सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं किस पे? डीएसएस पे। अच्छा ये मैं आपको असल में तो मैं यही डायग्राम एक यूज करता हूँ बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए। स्लाइड्स में तमाम इसकी डिटेल्स मौजूद हैं, यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स योरसेल्फ।
and you can go through the details in the book as well. But I will use this particular slide to explain all the systems that exist at different levels in an organization, supporting different types of managers at different levels. ठीक है, अब आते हैं हम किसकी तरफ, डीएसएस की तरफ। डीएसएस किसे कहते हैं, तो बताएगा? सही, शायद फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। अरे डीएसएस का मतलब क्या है सर? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखो एक बात तो पहले सिस्टम के नाम से ही समझ लो, सिस्टम का नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सिस्टम का नाम ये नहीं है कि सॉरी, सिस्टम का नाम डिसीजन टेकिंग सिस्टम नहीं है, दोनों में फर्क होता है। सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट सिस्टम गिव्स यू एडवाइस। Support systems uses the relevant data that is available through MIS or that is available through TPS। यानी समराइज डेटा तो अवेलेबल होता है डीएसएस के पास, लेकिन अगर उसे किसी डिटेल में डिग इन करना होता है तो उसके पास टीपीएस का भी एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल्स, जो मॉडल्स मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल्स ये क्या करता है, प्रोजेक्शंस करता है। ये क्या करता है, आपको एस्टिमेशंस दे देता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो उससे ये हो सकता है, अगर आप ये काम करेंगे तो उससे ये हो सकता है। ठीक है, तो जो एस्टिमेशन मॉडल्स हैं, जो प्रोजेक्शन मॉडल्स हैं, वो इस्तेमाल करके डीएसएस आपको क्या देता है, आपको प्रोजेक्शंस या आपको एस्टिमेशंस देता है कि जी अगर आप ये कर लेंगे तो इतनी सेल्स एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर आप इतना रॉ मटेरियल ले लेंगे तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है आपकी, गिवन कि आपका जो वेस्टेज है वो इतना हो जाएगा। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इनपुट क्या होता है, वो डेटा जो एमआईएस से और टीपीएस से अवेलेबल होता है। इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो इंटरैक्टिव होती है, यानी एक यूजर जो मैनेजर होता है वो सिस्टम में कुछ वेरिएबल्स चेंज कर सकता है और उन वेरिएबल्स को चेंज करके ये देख सकता है कि जो प्रोजेक्शंस आ रही है उसके पास वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, और फिर वो एक बेहतर डिसीजन लेने की पोजीशन में होता है। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सबसे टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे कौन से सिस्टम्स होते हैं, ये जो लेवल है इस पे ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लेवल है, सीनियर मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने जो सिस्टम्स के नाम आपको लिखवाए थे वो सिस्टम्स के नाम थे EIS और ESS, याद है? EIS हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ESS हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को। अच्छा, ये दोनों एक ही तरह के सिस्टम है। जैसे MIS से मैंने आपके को EIS बताया और DSS से आपको ESS बताया, तो ये दोनों सिस्टम एक ही तरह के सिस्टम्स होते हैं। प्राइमरीली इनका काम ये होता है कि DSS मिडिल मैनेजर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है और इंटरनल डेटा पे रिलाई कर रहा होता है, सिर्फ वो डेटा जो TPS और MIS के थ्रू अवेलेबल होता है। लेकिन ESS जो है वो एक तो वो डेटा जो DSS के थ्रू अवेलेबल है, जो MIS के थ्रू अवेलेबल है, उससे पे रिलाई कर रहा होता है, प्लस एक्सटर्नल डेटा पे भी रिलाई कर रहा होता है। यानी एक्सटर्नल डेटा भी ESS के पास अवेलेबल होता है। एक्सटर्नल डेटा से क्या मुराद, यानी एक अगर छतरी बनाने वाली कंपनी है और वो छतरी बनाने वाली कंपनी अगर सिर्फ इसी चीज पे रिलाई करे अगले साल की प्रोडक्शन के लिए कि इस साल उसकी कितनी छतरियां बिकी, तो क्या ये ठीक बात होगी? नहीं, उसको ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। एक हद तक तो ठीक है, यानी वो ये देखेंगे कि भाई हमारी सेल कितनी है। ये क्या है, ये इंटरनल डेटा है। एक्सटर्नल डेटा क्या है, छतरी बनाने वाली कंपनी ये देखेगी कि यार अगले साल वेदर की प्रेडिक्शंस क्या है, अगले साल बारिशें एक्सपेक्टेड तो नहीं है ज्यादा। अगर बारिशें एक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियसली जो वेदर डेटा है वो उनके पास अवेलेबल होना चाहिए ना। वो कहाँ से आएगा, वो ऑब्वियसली किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स से आएगा। पिछले साल की सेल्स का डेटा उनके पास कहाँ से आएगा,
इंटरनल डेटा सोर्स से आएगा। लेकिन जो वेदर कंडीशंस क्या होने वाली हैं अगले साल, ये कहाँ से आएंगी डिटेल्स, एक्सटर्नल डेटा से आएंगी। तो ईएसएस के पास एडवांटेज ये होता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड बाय स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स, कि इसके पास इंटरनल डेटा के साथ साथ एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज भी अवेलेबल होती हैं। एंड दैट इज व्हाई, जैसे हमने पहले बात की, कि द बेटर योर डेटा इज, द बेटर योर डिसीजन मेकिंग विल बिकम। ठीक है, तो इंटरनल डेटा के साथ साथ एक्सटर्नल डेटा भी अवेलेबल होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। और जो सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी जो इनपुट होता है वो यही इनपुट, इंटरनल डेटा भी होता है, एक्सटर्नल डेटा भी होता है, इसकी भी प्रोसेसिंग इंटरैक्टिव होती है। और जो आउटपुट देता है वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शन या एस्टिमेशन दे रहा होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, गुड। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है इस वक्त। इसमें हर सिस्टम की डिटेल्स जो हैं, मैं आपको अगली कुछ स्लाइड्स हैं, मैं वो सारी डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूँ। प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज स्लाइड्स, ये मैं अपलोड कर देता हूँ आपके लिए, अवेलेबल कर देता हूँ, ताकि आप लोग इन स्लाइड्स को गो थ्रू कीजिए। फिर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वी विल वंस अगेन हैव अ सेशन। हमारी ऑब्वियसली क्लास होनी है। मैं ऑन कैंपस, अब शायद कुछ दिन गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है, ज़रा सा कम ऑन कैंपस स्टूडेंट्स जो हैं वो हो जाएंगे, लेकिन ये है कि हम फिर भी ऑन एंड ऑफ, एक वीक ऑन एक वीक ऑफ, इस तरह से चलते रहेंगे। तो आई होप कि ये जो क्लास आपके साथ तो पहली ऑनलाइन क्लास थी, आई होप कि आपको जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं वो क्लियरली समझ में आ गई हैं। अगर नहीं आई है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन वंस यू गो थ्रू दी स्लाइड, और फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यू कैन आस्क any question.